बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। जनाब, मैं थोड़ा सा पहले अपने नोट्स उठा लूँ ताकि एग्जैक्ट बातें आप तक पहुँचा सके। सानिया 9 मई का हमने जैसे नाजरीन को बताया था कि पहला केस है जो सुप्रीम कोर्ट में आया था जमानत का। हमजा कैंप पर हमले का ये मुकदमा था, थाना न्यू टाउन में दर्ज था, जिसमें मुल्जिमान के नाम है अवैस, सैफुल्लाह, कामरान, वकास और नसरुल्लाह। इनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने आज मंजूर कर ली है और बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन, सख्त सवालात का सामना करना पड़ा पंजाब हुकूमत के वकील को और तफ्तीशी अफसर को। कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जिसका तसल्ली बख्श जवाब अदालत को मिल सका हो और अदालत को ये इस तरफ कायल करने की कोशिश भी की गई हो या कि कोशिश कामयाब होती नजर आई हो पंजाब हुकूमत की कि मुल्जिमान को जो जमानत है वो नहीं बनती। मामला ये था जी, जब मामला शुरू हुआ तो सबसे पहले बताया गया कि जी FIR में पढ़ के सुनाई कितने मुल्जिमान है। बताया गया 8 नामजद मुल्जिमान हैं और 50 के करीब नामालूम है। टोटल 100 से 150 मुल्जिमान के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। 54 लोग गिरफ्तार हुए थे जिनसे रिकवरियां भी कुछ हुई थी। पेट्रोल बम बरामद हुए, किसी ने क्या बरामद हुआ, अलबत्ता तमाम लोग जो हैं वो जमानतों पर वो रिहा हो चुके हैं। शिनाख्त परेड भी जो वकील दरखास्त गुजारा उसके मुताबिक हुई थी और ट्रायल कोर्टों से जमानत मंजूरी। इसके अलावा 11 मुल्जिमान ऐसे हैं जिनमें सियासी कारकुनान, लीडरान भी शामिल हैं। सबसे बढ़ के जिनमें शेख रशीद अहमद हैं, सदाकत अब्बासी हैं, शेख राशिद शफीक हैं, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक हैं। ये वो मुल्जिमान हैं जिनके हवाले से बताया गया कि इनकी जमानत कबल गिरफ्तारी हो चुकी थी। इसके बाद फिर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा जी आप आएँ और सबसे पहले बताएं कि जो दफात आयद की हैं दहशतगर्दी की, सबसे पहले बात करते हैं वो दफा कैसे लगी और क्यों लगी केस के अंदर। क्या आपको पता है पंजाब हुकूमत के वकील को उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी होती क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि जी इन्होंने हमजा कैंप जो ISI का ऑफिस है वहाँ तोड़ फोड़ की थी, उसके ऊपर हमला किया। तो उन्होंने कहा जी FIR में बताएं ISI का नाम कहाँ लिखा हुआ है कि उनके दफ्तर के ऊपर अटैक हुआ। FIR में सिर्फ हसास तनसीबात का जिक्र है। हसास तनसीबात कहीं भी हो सकती हैं और मुख्तलिफ इकसाम की हो सकती है। जस्टिस नुसरत इलाही ने सवाल पूछा FIR में, उन्होंने कहा जी फौजदारी जो केस है, क्रिमिनल केस है, उसकी बुनियाद ही FIR होती है और FIR में ही जब आपने ISI का और हमजा कैंप का ISI का जिक्र नहीं किया उनके ऑफिस का, तो फिर आगे फर्दर किसी भी जगह पे आप जिक्र करेंगे तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। इसके अलावा फिर उन्होंने बताया कि जी आप पहले ये बताएं कि कौन कौन सी दफात इसके अंदर आयद की गई हैं। दफात जब उन्होंने बताना शुरू की 148 सेक्शन 149 और बताया कि ये जो कॉमन इंटेंशन की होती है कि मुश्तरका एक नीयत से प्लानिंग के तहत जो कहीं हमला करने जाए, और साथ ही साथ सेक्शन 34 भी उन्होंने लगाई जो पुलिस ने बताया कि हमने लगाई है। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा सेक्शन 34 तो 4 या 4 से कम अफराद के ऊपर लगती है, ये तो आयद ही नहीं हो सकती सेक्शन 148 और 149 जब आप लगाएं। इसके अलावा सेक्शन 334 लगाई गई जिसपे जो मुसल्ला होने के हवाले से है। फिर उनसे पूछा कि क्या मुल्जिमान से असला बरामद हुआ है। उन्होंने कहा जी कोई असला बरामद नहीं हुआ मुल्जिमान से। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि जब असला ही बरामद नहीं हुआ तो फिर ये 334 की जो सेक्शन है ये तो लग ही नहीं सकती। इसके अलावा उन्होंने फिर ये भी आगे बात की कि दहशतगर्दी उन्होंने आपको पता है कि होती क्या है। उन्होंने हवाला दिया सानी APS पेशावर का 2014 में जो हुआ था, जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो गए थे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में, और कहा कि वो दहशतगर्दी थी। कोयटा में जुडिशल कम्प्लेक्स पे जो फायरिंग और धमाका हुआ जिसमें वकला की एक पूरी लॉट जो है ना वो जहाँ बाक हो गई थी, शहीद हो गई थी, कहा कि वो दहशतगर्दी थी। वो दहशतगर्दियाँ होती हैं जिसमें हमारे फोर्सेस के जवान, सिक्योरिटी इदारों के जवान और अवाम जो है शहीद होते हैं। जो दहशतगर्द जो हमले करते हैं, दहशतगर्द तंजीमें अटैक करती हैं, वो दहशतगर्दी होती है। आपने तो दहशतगर्दी देखी नहीं, दहशतगर्दी देखनी है तो KP और बलूचिस्तान में जाएं कि दहशतगर्दी होती क्या है। उन्होंने कहा कि जो रैलियां निकाली जाती हैं, रैलियां निकालने वाले को दहशतगर्द आपने करार दे दिया। रैलियां निकालने वाले दहशतगर्द कहाँ से हो गए कि उन्होंने पुलिस की जानिब से फिर ये कहा गया कि जी इमरान खान गिरफ्तार हुए थे तो उनकी माँ पर ये सारा कुछ हुआ, रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला कि क़यादत की माँ के ऊपर हुआ है। इस पर उन्होंने बताया कि जी एक गवाह मुकदमे में है, हेड कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच के, लाहौर से उनका ताल्लुक है। वो जमान पार्क में उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने सारी साजिश तैयार की थी और कहा था कि मेरी गिरफ्तारी हो तो यास्मीन राशिद की क़यादत में सारे एहतजाज होंगे, सारे मुजाहरे होंगे। इस पर जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि जो वाकया है ये रावलपिंडी का है, जो गवाह आपने डाल दिया, गवाह आपने लाहौर का डाला है, और साजिश अगर इतनी गहरी आपने पकड़नी थी, इतना अंदर घुस के साजिश पकड़ी PTI के अंदर घुस के, तो आप ये साजिशें बम धमाके करने वालों के उसमें क्यों नहीं घुस के पकड़ते। अगर उनको आप अंदर घुस के साजिश उनकी पकड़ लें धमाका होने से पहले ही, तो यकीनन उन्होंने कहा कि जो शोहदा हैं हमारे, उनकी जिंदगियां बच जाएंगी, अवाम की जिंदगियां बच सकती हैं, कोई शहीद नहीं होगा उसमें। साथ ही साथ जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि क्या अब एक हेड कांस्टेबल के बयान पर अब एक साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार करार दे दे। उन्होंने कहा कि किस कानून के तहत ये रैलियों और जलसों के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है।
पहले उन्होंने कहा कि तलबा यूनियंस के ऊपर पाबंदी लगाई गई, उसके बाद सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई गई। यही वजह है कि आज मुल्क के साल में और इस बर्बादी को हम पहुंच चुके हैं। इससे आगे जाते हुए फिर उन्होंने तफ्तीशी अफसर को बुला के पूछा कि आपने मुकदमा कब दर्ज किया। उन्होंने बताया कि जी ये 10 मई की 9 मई की लेट नाइट जब 10 शुरू हो गई थी 12 के बाद, तो उस वक्त जो है हमने ये मुकदमा दर्ज किया सुबह तकरीब रात को 2 बजे के करीब। उन्होंने कहा कि क्या मौके पे मौजूद? उन्होंने कहा नहीं, मैं थाने में था, FIR दर्ज की, फिर मैंने जाके गिरफ्तारियां की। इस पर जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा जब आपने गिरफ्तारियां बाद में की, FIR पहले दर्ज की, मौके पे बाद में गए, जो नामजद आपने मुलजिम किए हैं, ये आपको कैसे पता चल गया था कि ये वहां पर मौजूद थे? किसने आपको ये बात बताई थी? आपने क्या तफ्तीश की है? तफ्तीशी का काम होता है, आप खुद मौके पर नहीं थे। दोनों अफ्रीकैन के बयान लें, गवाह पुलिस वाले हैं, उनका आपने बयान लिया। मुलजिमान कहते हैं हम तो दुकानें बंद करके जा रहे थे, रास्ते में फंसे हुए थे क्योंकि सड़कें बंद थी। तो कैसे आपने तयन कर लिया कि ये वो नहीं है या ये वाकई उसके अंदर मुलविस थे? तो बताया गया कि जी पेट्रोल बम फेंक रहे थे। फिर पूछा क्या किसी पेट्रोल बम की रिकवरी हुई है? तो जो पुलिस और इस्तासा है उसकी जानिब से कहा गया कि कोई रिकवरी मुलजिमान से नहीं हुई। तो पेट्रोल बम कहाँ फेंक के जा रहे थे, लेके कहाँ से आए थे, किस पंप से लेके आए थे पेट्रोल? घर में देखो पेट्रोल बम बनाता नहीं है। ये सवाल जस्टिस असद रिजवी ने पूछा। इसके जवाब में पुलिस जो प्रोसिक्यूटर है, पंजाब गवर्नमेंट के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जी इस एंगल के ऊपर तफ्तीश नहीं की गई। आगे आते हैं। उसके बाद फिर जस्टिस जो जमाल मुंतखिल है उन्होंने कहा कि जो रियासत और हुकूमत है ये माँ बाप होते हैं, बेसिकली जो कौम है उसके। अगर बच्चों से कोई गलती हो गया तो माँ बाप 2 थप्पड़ भी मारते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चों को गले लगाते हैं, प्यार करते हैं और मना लेते हैं। ये तो नहीं होता कि आप जो है ना बच्चों को कत्ल कर दें या सारों को बंद कर दें, ये तो कोई मसले का हल नहीं होता। माँ बाप का किरदार ये नहीं होता, ना ही माँ बाप कभी इस अंदाज में बच्चों को लेके चलते हैं। अब मैं साथ जरा अपने पैनलिस्ट को शामिल करता हूँ। मुशारत राजा साहब, ये तो कुछ तफसीलात मैंने आपको बताई जिसपे मुंतखिल साहब भी कह रहे हैं कि रैली निकालना कब से जुर्म हो गया। मुलजमान के वकील ने कहा जी हमारा ताल्लुक मुलजमान का किसी सियासी जमात से या PTI से है ही नहीं। इस पर मैंने कहा अगर हो भी तो क्या सियासी जमात से ताल्लुक होना जुर्म है? क्या कहते हैं? जो प्रोसीडिंग मैंने अभी तक बताई है, फिर आगे मजीद तफसीलात भी शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब। यहाँ पर एक जो आपने नाम लिए जिन लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट ने बरी बरी रिहाई का हुक्म दिया, इनमें एक अवैस लड़का है जो CA का स्टूडेंट है, मैं उसे पर्सनली जानता हूँ। अच्छा। वो जिस दिन उसे पकड़ा गया, ये पीछे वहाँ पर जो कैंप है, हमजा कैंप है, उसकी बैक साइड पर एक कंपनी है, वहाँ पर वो इंटर्नशिप कर रहा था। वो बेचारा बाहर खड़ा था, आके उसे पकड़ के ले गए। मैं दूसरा ये जो आपने बात की ना, यहाँ पर आपने इंट्रो में CCTV फुटेज के हवाले से बात की, बस साबित ये हुआ जो आज जज साहब ने नमाज दी है ना CCTV फुटेज के हवाले से कि वो तोड़ गए। मुझे वो वाकया याद आ रहा था कि 9 मई में भी जो जब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार हुए थे ना, तो वहां पर भी CCTV फुटेज तोड़ी गई थी, ताकि सबूत जो है ना उसको मिटाया जाए। अच्छा, जो खत्म किया जो पुलिस की तफ्तीश है उस पर क्या कहेंगे? जस्टिस जमाल मुंतखिल ने तो कहा कि पुलिस ने खुद ही सारे केस का सत्यानाश कर दिया। पुलिस की तफ्तीश, पुलिस तो तफ्तीश उस वक्त करती है ना जब कोई जनरल कोई चीज उसके पास हो, असल कुछ हकायक उनके पास हो। अब देखिए उसमें उन्होंने कहा जी कि आपने इंट्रो में ये बताया कि वाकया ये हुआ रावलपिंडी में, तो उसमें गवाह डाला गया लाहौर का, जिस पर जस्टिस अजहर रिजवी ने उन्होंने ये पूछा उनसे ये कैसे हो सकता है कि वाकया पिंडी में हुआ और गवाह आपने डाला लाहौर का। फिर देखिए जो जस्टिस जमाल मुंतखिल ने बात की ना कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या एक पुलिस के कांस्टेबल के कहने पर हम साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार करार दे? इस मुल्क के अंदर 47 से लेकर आज तक यही हो रहा है। हुसैन शेख सुहरावर्दी को गद्दार कहा गया, जुल्फकार भुट्टो को गद्दार कहा गया, उसे बल्कि ठिकाने लगाया गया। बेनजीर आई उसे सिक्योरिटी कहा गया, नवाज शरीफ आया उसको गद्दार कहा गया, इमरान खान आया उसको गद्दार के बल्कि बंद करके तो उसे अडाला बंद कर दिया गया। अब तो वो कह रहे कि हमने से आपने तो दावे किए थे। उन्होंने साथ ये जुमला भी यूज किया था मुंतखिल साहब ने कि एक जो हेड कांस्टेबल उसके कहने पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार करार देते हैं। क्या आप गद्दारी की सर्टिफिकेट बांटेंगे? यही है ना भाई, इस मुल्क का अलमिया यही है ना जी कि हम इस मुल्क में पिछले 75 साल से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। और गद्दारी के सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? ये कोई बात नहीं कर रहा है इस पर ना कि गद्दारी के सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है। आपने कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने जो दिल्ली की राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, उसके लाल किले पर हमें झंडा लगाना है। लोगों को कैसे देखते हैं कि FIR उसने पहले दर्ज कर ली,
वो बाद में जाके बंदे पकड़ना शुरू किए, तो इतने मजे में तो शनाख्त भी नहीं थी ना, उसको पता था जो कि कर्नल मुल्जिम साहब को- यहाँ पर एफआईआर जब ये सैफर तफ्तीशी अफसर साहब ये पीछे गुजर के भी ये जाते हैं। ये सैफर केस में जब उसकी एफआईआर जब उन्होंने काटे ना सैफर केस की, तो वो भी उसमें मिनट्स बेटे उस एफआईआर में मीटिंग के मिनट्स डाले गए। जो एफआईआर पहले काटी गई, मीटिंग बाद में हुई, तो वो भी यहाँ कौन सा वो होता है जी। एफआईआर में उसमें उन्होंने एफआईआर काटी और ऐसी दफात लगा दी जो पता चलाते पाकिस्तान की सारी दफात एफआईआर में लगा दी। एप्लीकेबल नहीं थी। अच्छा, सुहेल रशीद साहब के पास जाते हैं। सुहेल साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा सीसीटीवी फुटेज का है, तो उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने कहा यार मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे भी सीसीटीवी लगा होगा, आजकल तो छोटी छोटी दुकानों के आगे भी कैमरे लगे होते हैं। हमजा कैंप जो आप बता रही हैं ये सही काफी है, वहाँ भी यकीनन कैमरे लगे होंगे। उनकी फुटेजेस आपने देखी है, मुल्जिमान जो 4-5 हमारे सामने इनका वहाँ पे रोल है, नजर आ रहे हैं उसके अंदर। उस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी इन्होंने कैमरे तोड़ दिए थे, तो उन्होंने कहा कैमरा का टूट भी जाए तो उसकी फुटेज जो रिकॉर्डिंग आ चुकी थी वो महफूज होती है, वो कैमरे के अंदर नहीं डीवीआर में होती है। तो वो आपने क्या रिकवर की है, वो कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा जी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। इस पर जमाल मुंतकिल साहब ने कहा जी इसका मतलब है मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद कोई नहीं है, आपने पेट्रोल बम किसी के खाते में डाल दिया, वो तो कोई भी उठा के एक बोतल में पेट्रोल डाल के ऊपर वो कार की लगाना खाली, या कपड़ा बांधना है, वो क्लैशन कोफ तो नहीं है जो आपको कहीं से ला के उसके ऊपर डालनी पड़ेगी। ये तो बस इसी तरीके से हो जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं पहले, जी जी तफ्तीशी पुलिस के है ना, जी, तो आप कहाँ से उनसे डीवीआर रिकवर करवाना चाहते हैं यार? कोई मेट्रो एक्सेस स्टेशन होती है किसी जगह की? मेट्रो स्टेशन की हो सकती है, किसी दुकान के बाहर कैमरा लगा होगा, पूरे मरी रोड पे किसी दुकानदार ने कैमरा नहीं लगाया होगा। वो बस आप भी मरी रोड पे रहते हैं ना, शमशाबाद के करीब रहते हैं, वहां से लेके फैजाबाद तक आए, हमजा कैंप तक, कहीं को कैमरा नहीं होगा। जजेस यही तो सवाल पूछ रहे थे। देखिए, जो डीवीआर आप कह रहे थे ना, वो डीवीआर नहीं मिल सकता इस तफ्तीशी को। चलिए मेट्रो तफ्तीशी को स्टेशन बख्श का, दें यार, मेट्रो स्टेशन का मिल सकता है। ठीक है। तो बहरहाल आज नहीं, आप वो डीवीआर मिले आप तो उसमें दोनों है ने- क्या? आप उसमें तो दोनों कुछ ने- भी नहीं है ना। आप- चले एक मिनट उसको एक छोड़े, मिनट ना। एक मिनट, मेट्रो स्टेशन का मुझे देखिए, पता है। सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी की सरदर्शी आप दोनों ने भी कर दी। नहीं, हमने मुझे तो थोड़ा खाली सा वो, नहीं, मुझे हमने थोड़ा खाली सा- वो बताया मुझे जो थोड़ा कोर्ट सा ने एक कहा है। दूसरा व्यू तो बताने दे ना। जी जी, क्या आज आपको लगता है कि तफ्तीशी की बड़ी बेइज्जती हुई है? मुझे लगता है तफ्तीशी आज बड़ा रिलैक्स किया होगा कि मेरे से जो उतरी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जान छुटी। बहरहाल ये किशोर साहब बात जो मुझे अब ये आप- सामने आई है कि जुडिशल कमीशन, जो इमरान खान का जो तकाजा है ना, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब ये सामने है कि जुडिशल कमीशन सर, क्यों नहीं जुडिशल बनने दिया कमीशन- जा रहा? नहीं सर, जुडिशल कमीशन बन के क्या हो जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं जो होना। जजेस बैठ के अदालतों में फैसले देते हैं, वो ये एक बैठ के कमीशन के नाम पे रिपोर्ट लिख देगा। फिर और आप उनके कमीशन खिलाफ की रिपोर्ट कंपेनें क्या शुरू कर होती है? देंगे तो वो हमने उसको पहले छोड़ें। देखी है जुडिशल कमीशन। और आपस की उसमें बात क्या है, होता है? जुडिशल कमीशन की कोई लीगल हैसियत नहीं होती किसी एफआईआर के अंदर, जितने मर्जी आप बना लें। हाँ, उसके बाद चलना तो ट्रायल है, फिर क्या होगा? और ट्रायल में ट्रायल जुडिशल उसका कमीशन नहीं आ कमीशन सकता, की, कमीशन आ नहीं सकता। वो कमीशन एक खाली बतौर बयानिया- एविडेंस नहीं ट्रीट हो सकता। कमीशन हमेशा पाकिस्तान में सिर्फ एक बयानिया बनाने के लिए तस्वीर Exactly. दिया जाता है। वो एक या रिपोर्ट मिट्टी लिख के डालने दे के देता है लिए। जी कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसकी शवायद की जरूरत है। फैजाबाद धरना का क्या बना? ठीक है जी, वो एक केस सुप्रीम कोर्ट में हाँ, चला अच्छा गया। सुहेल साहब, इसमें वो समझ ले उसको एक, वो तो सुप्रीम कोर्ट का केस है, लेकिन उसको आप कमीशन समझ लें। अभी जो कमीशन कायम कर रहे हैं फैजाबाद धरने का, वो एक रिपोर्ट लिखेगा कि जी ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। उसके बाद क्या होगा? उसके वो बाद लिख चुका है ट्रायल रिपोर्ट। चलेगा। ये तो नहीं होगा कि कमीशन ने रिपोर्ट दी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको फैसला दे दिया, ऐसा नहीं होता। हमने पहले कोयटा से मुतल्लिक एक कमीशन भी था, जस्टिस काजी हाँ फारिस जी। साहब वाला। महमूद रहमान कमीशन भी इतनी रहा बड़ी है। ऑब्जर्वेशंस थी, क्या उसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन? कोई नहीं हुआ, उसके बाद कुछ नहीं कोयटा वाला नहीं, कमीशन भी कुछ नहीं होता सर। एक गलत जज का कमीशन बना, अगर तो वो भी जिस जो जज पॉइंट होगा, आप पहले दिन बता रहे होंगे जी इसमें तो ये लिखना, फिर उस कमीशन का क्या करना है हाँ आपने? जी, जैसे बेंच बनता है तो बता देते हैं आपके जी यार इसमें तो फैसला 3-2 से आना है, 2-1 से आना है, 1 से मैं आना है। आपको जो बात बताना चाहता हूँ, 9 मई एक ओवरऑल गिना जाता है, 9 मई हुआ है। 9 मई के जो मुकदमा दर्ज हुए ना, वो इसी तरह जब पहुंचे ना अदालतों में, तो उनका अपना अपना पोस्टमार्टम हो जाएगा। खुलता जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, जो अहम सवाल है आज का, जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि दहशतगर्दी हुई तो किसे मारा गया, कितने बंदे जख्मी हुए, कौन मरा? हाँ, और क्या एहतजाज पे दहशतगर्दी की दफा लगती है? फ्री के मुखालिफ कोई जख्मी तो हुआ होगा ना। वो ट्रायल के दौरान कहते होते हैं कि वो क्या होता है, मजरूबा। मजरूबा। हाँ ठीक है जी, जरबें कहाँ लगी हाँ हैं जी। वो बताएं। उसके बाद असला कहाँ रिकवर हुआ है, दूसरी बात। तीसरा, कोई चलो जख्मी, कोई मरा हो, फायरिंग की है ना, हाँ, कुछ हो कुछ भी नहीं जब हुआ, तो इसका मतलब है कि जस्ट रैली हुई है। अफसास तंजीबात पर हमला हुआ था। अफसास तंजीबात पर क्या हमला हुआ? अच्छा, फिर इसके बाद बात जाता है कि या तो फिर वो सिर्फ एंटर हुए, एंटर हुए तो ऑफिशियल सिक्योरिटी लगेगा। अच्छा, उन्होंने ये भी उसके तहत अच्छा, इस उनको नहीं मुकदमे लिया गया। एफआईआर में लिखा हुआ है कि एंटर कोई नहीं हुआ, बार बार जी इन्होंने अटैक किया। बार बार नारे मारे और
ठीक है पकड़ जी, कर लेके और स्लोगन लहराते हुए फरार हो गए। ठीक है, वो जमाल जसर जमाल मन तो खेल ने कहा इस मुल्क में झंडा लहराना भी, सियासी जमात का झंडा लहराना भी जुर्म बन गया। उन्होंने कहा कि सियासी जमात का झंडा लहराना, रैली निकालना भी जुर्म बन गया। अच्छा ये क्या नौजवान कहते हैं, बैनर्स लहराते हुए फरार हो गए। अच्छा मंदोखेल साहब ने एक और भी बात कही। उन्होंने कहा कि आपने, क्योंकि आपको पहले से लिस्ट आई हुई थी केसेस को नामजद करने, क्योंकि गिरफ्तारियां तो आपने बाद में की है, एफआईआर आपने पहले दर्ज कर दी थी। अच्छा एक और भी बात है, जुल्करनैन साहब जब ने- ये सारी बातें करने के बाद, सारी बातें करने के बाद एंड के ऊपर आए ना, तो वहाँ जब पुलिस और प्रोसिक्यूटर जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर है वो कोई जवाब नहीं दे सके अदालती सवालात के, तो फिर उन्होंने पूछा, एक उन्होंने कहा जी दफा ये भी है कि उन्होंने सरकारी अफसरान को काम से रोका है। उन्होंने कहा जी कौन सा सरकारी अफसरान, पुलिस वहाँ थी तो पुलिस को काम से क्या रोका इन्होंने, तो क्या पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश नहीं की, पुलिस सोई भी थी। इस पे जो ये अहम सवाल हमेशा पूछा था कि पुलिस क्या कर रही थी उस दिन, इस पे उन्होंने कहा कि जी पुलिस ने तो बड़ी कोशिश की है। आईजी पंजाब से बराए तलब करे, पूछो से पुलिस क्या सुने कर सुने रही सुने थी। सुने जो प्रोसिक्यूटर है पंजाब गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट ने मौका अपनाया कि जी पुलिस ने तो बड़ी कोशिश की रोकने की। उन्होंने कहा जी कहाँ की, कोई बताएं, कोई लाठीचार्ज आपने किया हो, कोई शेलिंग की हो, आंसू वाटर गैस कैनन का यूज कहा, की हो, वाटर कैनन। तो वो बताएं कोई जख्मी उससे हुआ हो, क्या हुआ उससे, कोई चीज आपने सामने नहीं लाई, ना रिकॉर्ड के ऊपर ऐसी कोई चीज है कि आपने रोका है। सिर्फ जुबानें लिखने से कि हमने रोकने की कोशिश की, आप क्यों उन्हें बिठा के समझाते नहीं है। और पुलिस को काम करने से उन्होंने कैसे रोका कि आप थाने जाना चाहते हो, उन्होंने कहा नहीं थाने ना जाओ, या वो रोकना चाहते हो, उन्होंने कहा नहीं हमने रोका नहीं आप, तो किस तरीके से रोका, इस चीज़ की भी कोई रिकॉर्ड पे कोई शवाहिद तो लेके आए। अच्छा ये सारी बातों के बाद मंदोखेल साहब ने पूछा आईओ को और उससे जो है पंजाब गवर्नमेंट के जो वकीलों से वकील थे। कि क्या कुछ और कहना चाहेंगे, वो खामोश खड़े हुए। जस्टिस मुसर्रत अली साहब ने कुछ और सुनना कहा या फिर कोई मजीद सुनना चाहेंगे उस पर काफी बिल्कुल जो है ना मैं वो सोहेल साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, जिस तरह उन्होंने कहा कि 9 मई के जो भी हुआ, 9 मई के आड़ में बहुत से लोगों को उठाया गया। मैं सोहेल साहब की इस बात से 1000% इत्तेफाक करता हूँ कि अगर इस तरह केसेस सामने जब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, इन लोगों की जमानतें लगेगी, तो यहाँ पर सब कुछ खुल जाएगा कि किसने करवाया था, क्या हुआ था, इसका बेनिफिशियरी कौन था। अभी तक किसी वजह से ना इन लोगों अच्छा, वैसे करवाया या किसका नहीं, मुल्ज़िमान कितने मिलिट्री अच्छा, कस्टडी में पंजाब 102 गवर्नमेंट तीन के है, उनका तो अलग ट्रायल चलेगा। ये वो है जिनको मिलिट्री जिनके कस्टडी में नहीं मतलब मांगा गया, नहीं मांगा गया, और जो जिनको नहीं बंद मांगा ही है गया, ना। ठीक है, ये उनकी नजर में आर्मी एक्ट अच्छा राय साहब एक और चीज है, ठीक है, हाँ इनकी जी कस्टडी उन्होंने नहीं मांगी। Exactly. ये सिविलियन अथॉरिटीज के ही पास है, और ये सारे ये अच्छा, तकरीबन मुझे ये बरी वो अदालत लोग हैं जिसमें हजारों की तादाद में लोग पकड़े गए और जिनके केसेस भी अदालतों में नहीं चल रहे, ये वो लोग हैं। जस्टिस अजहर रिजवी ने कहा कि जो पुलिस को काम से रोकने की दफा है, इसकी तो 2 साल सजा है खाली। तो हाँ। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा जी सर ये तो वैसे भी काबिल जमानत है। उन्होंने कहा तो फिर आपने खुद ही केस अपना खत्म कर दिया है, तो पीछे हम क्या देखें इसको। तो ये जनाब आज का अहवाल है। मुल्ज़िमान, ये थाना न्यू टाउन का हमला केस था, इनको जमानतों पर रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये दिए हैं जो ऑर्डर में लिखवाया है कि हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन इस केस में हमने दी हैं उसका ट्रायल पे असर नहीं होगा। ये एक अमूमी जुमला है जो लिखा जाता है। अच्छा, थाना न्यू टाउन का जिक्र चूंकि आ ही गया, तो रमजान के दौरान पिंडी में सबसे ज्यादा मोबाइल स्नैचिंग थाना न्यू टाउन के इलाके में होती है। ऐसा ही है। तो थाना न्यू टाउन को अगर आप थोड़ी सी इधर से फुर्सत मिल गई है तो पूरी तवज्जो वहाँ पे लगाएं, स्टेडियम रोड पे नाके लगाएं पहले से ही। रोज वहाँ पे शहरी लौटे जाते होते हैं रमजान में, और 15 रमजान के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। ईदी मुहिम शुरू हो ठीक है जी, ईदी मुहिम शुरू हो जाती है, और ये हर बार कहते हैं जी हम इधर बिजी हैं उधर बिजी हैं। राजा बशारत साहब खुद मरी रोड पे पिछले रमजान लुट चुके हैं। पिछले रमजान में मैं बैंक के अंदर लुट चुका है, माशाल्लाह। गन पॉइंट पे जनाब। निकले तो को 5 रुपए से खाली ये लगा निकले पैसे मेरे एटीएम में से सारे पैसे भी ले लिए थे उन्होंने, 40-50 हज़ार रुपया था वो भी ले लिया, मोबाइल भी ले लिया। मैं कहा जाओ यार, वो चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा जी। बहरहाल ये पुलिस को अब अपना जो लॉ एंड ऑर्डर का काम है उसके ऊपर तवज्जो देना होगी। आज के लिए इतना ही। कासिम सूरी का केस भी चल रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रखा हुआ है, उसके बाद आपको उससे भी मजीद अपडेट करेंगे। टिल देन देखते रहिए चैनल को। टिल देन अल्लाह हाफिज़।